Hello student, good morning. Welcome all of you in the online platform of Viswas Now Sarda Senior Secondary School Punna. स्टूडेंट प्लस टू पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं। सेकंड लेसन में हमने पढ़ा था सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या है, सोवियत संघ एक महाशक्ति कैसे बना, सोवियत संघ की कमजोरियां क्या थी। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल हमारा है गार्बाचेव और द सोवियत संघ। गार्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन के बारे में। गार्बाचेव सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति हुए हैं और उन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होता है वो गार्बाचेव के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। गार्बाचेव ने कौन कौन से रिफॉर्म किए थे, क्या प्रयास किए थे, तो इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये रिफॉर्म क्यों किए थे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सोवियत संघ में बहुत सारी कमजोरियां आ गई थी। जैसे सोवियत संघ जो है उसकी एक ही दल की सरकार होने के कारण, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के कारण वहाँ सत्तावादी हो गया था। ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों के काम नहीं कर रही थी। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को नहीं थी। और सोवियत संघ ने अपने सारे रिसोर्सेस युद्ध पर खर्च कर दिए थे या हथियारों पर खर्च कर दिए थे। टेक्नोलॉजी के रूप में वो पिछड़ने लग गया था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, इन घटनाओं के बीच में गार्बाचेव राष्ट्रपति बने और उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत संघ के विघटन को वो नहीं रोक पाए। तो देखते हैं सोवियत संघ और गार्बाचेव के बारे में। मिखाइल गार्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, मतलब जो सोवियत संघ में कमजोरियां आ गई थी उनको सुधारना चाहा। 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। पश्चिम के देश काफ़ी तेज़ विकास कर रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी क्रांति वहाँ आ चुकी थी और सोवियत संघ में भी वो सुधार किए जाने जरूरी थे। गार्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। और गार्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने, यानी कि अमेरिका, पश्चिमी देश अमेरिका और जो उनके साथी ग्रुप के देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे हों, इसके प्रयास करने शुरू कर दिए। गार्बाचेव जैसे ही महासचिव बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने लोकतांत्रिक स्वरूप देने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ परिणतियां ऐसी भी रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही गार्बाचेव ने सुधार करने चाहे तो पूर्वी यूरोप के देशों में कुछ विरोध होने लगा और वो विरोध सोवियत संघ का था, यानी कि रूस जो ज़्यादा शक्तिशाली था और सोवियत संघ से जुड़े हुए जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों ने इस व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये सोवियत संघ जो है ये ठीक नहीं है हमारे लिए, इसकी जो नीतियां हैं वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। गार्बाचेव ने शासक रहते सोवियत संघ में ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता रहा। हालांकि जो विरोध शुरू हुआ उस विरोध को गार्बाचेव के पहले के शासकों ने दमन किया, लेकिन गार्बाचेव ने उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि गार्बाचेव जो है वो समझा जाता है कि थोड़े उदार व्यक्ति थे, लिबरल थे। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई और धीरे धीरे एक एक करके सभी पूर्व की साम्यवादी सरकारों ने अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप देना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर का संकट भी गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। सोवियत और पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ में शामिल थे उनके आसपास लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था, साम्यवादी सरकारें टूट रही थी, तो इसका असर लोग सोवियत संघ पर पड़ा और वहाँ भी
लोकतंत्र के लिए लोगों ने अपनी गति तेज कर दी, आवाज उठानी शुरू कर दी। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार करने का प्रयास सोवियत संघ में किया गया गोर्बाचेव के द्वारा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भी उन्होंने नीतियां चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विरोध कर रहे थे सोवियत संघ में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा को दरकिनार करके और एक लिबरल डेमोक्रेट व्यक्ति जो है शासन पर बैठ गया था, और उसको जो सुधार किए जा रहे थे वो उसकी पार्टी के ही नेता विरोध कर रहे थे। गोर्बाचेव की पार्टी के नेता उस गोर्बाचेव का विरोध कर रहे थे। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं रहना चाहते थे। येत्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कुछ गर्मपंथी लोगों ने, जो सोवियत संघ में सुधार से खुश नहीं थे, उन्होंने एक क्रांति की, एक तख्तापलट किया, यानी कि जो गोर्बाचेव है उनके खिलाफ एक मुहिम चला दी। और येत्सिन, बोरिन येत्सिन इनका नाम है, जिन्होंने इस तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे। बाद में ये राष्ट्रपति भी बने, बोरिन येत्सिन, सोवियत संघ रूस के, और उन्होंने इसका नेतृत्व किया। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिन येत्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। बोरिन येत्सिन ने चुनाव जीत लिया और जो सेंट्रल कंट्रोल होता है, केंद्रीकृत नियंत्रण, यानी कि जो पार्टी का नियंत्रण होता है सरकार पर, उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के किसी भी फैसले को नहीं मानते हैं। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीयकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। यानी कि ये चीज़ें यूरोप के उन देशों में हो रही थी जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। हालांकि मध्य एशिया के गणराज्य जो सोवियत संघ के साथ थे, एशिया के जो राज्य थे, उन्होंने मांग नहीं की स्वतंत्रता की, लेकिन यूरोप के राष्ट्रों ने ही की। वे सोवियत संघ के साथ बने रहना चाहते थे। जो एशियाई राष्ट्र थे वो अब भी सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येत्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और 1991 के दिसंबर में जाकर के बोरिन येत्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 3 बड़े राज्यों ने मिलकर के की, जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 बड़े देश थे सोवियत संघ के 15 देशों में से, और इन तीनों ने आकर के कहा कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसकी समाप्ति होती है। जो देश हैं वो अपने आप को स्वतंत्र माने, अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार की वो सरकार की स्थापना कर सकते हैं, और सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई दबाव सोवियत संघ का उन पर नहीं रहेगा। यानी कि सोवियत संघ डिसइंटीग्रेशन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन कर दिया गया। परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया, और जो देश थे जो आज़ाद हुए थे, उन्होंने लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्य, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यजनक करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। उन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। यानी कि डिसइंटीग्रेशन के बाद जो देश आज़ाद हुए थे, उन्होंने खुद अपने आप को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि राष्ट्र कुल का दर्जा दे दिया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का दर्जा दिया। इसमें मध्य एशिया के देशों को भी जोड़ा गया। उन्हें जो रूस के साथ रहना चाहते थे उनको भी, यूएसएसआर के साथ जो रहना चाहते थे उनको भी राष्ट्रकुल का हिस्सा बना लिया गया। और सोवियत संघ को इसमें राष्ट्रकुल में एक सीट दी गई, उसको राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया और उसको उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि रूस यहाँ एक बड़ा और शक्तिशाली राष्ट्र है।
सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, रूस को सोवियत संघ की सीट सुरक्षा परिषद में मिली, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है 1945 में बना था, उसमें वीटो प्राप्त करने वाले जो देश हैं उनमें सोवियत संघ शामिल था। लेकिन अब सोवियत संघ नहीं रहा तो उसकी सीट के रूप में रूस को वो सीट मिल गई, यानी कि वीटो पावर रूस को प्राप्त हो गई। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय के पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला, और जो 15 राष्ट्र थे उनमें से रूस को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला, बाकी राष्ट्रों को नहीं मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। तो स्टूडेंट, इस तरह से सोवियत संघ जो एक महाशक्ति बना था, हमने देखा कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों महाशक्ति थे, तो इन महाशक्ति में से सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ के स्थान पर अब केवल रूस बचा, बाकी सभी स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, और सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका है। तो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन की ये कहानी थी। स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।